अगर आपको कार्टून पसंद है तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी शुरू होती है जानकी देवी और उनकी बहू पूजा से। जानकी देवी का एक बेटा था, किशोर, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, पर अभी तक उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। किशोर की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। शुरुआती दिनों में तो जानकी देवी ने पूजा के साथ अच्छा व्यवहार किया, पर धीरे धीरे वह अपना रंग दिखाने लगी। अरे क्यों बहू, अपने मायके जाओ और वहाँ से ज्यादा धन लेकर आओ। मैं तुम्हारा और तुम्हारे पति का बोझ आखिर कब तक उठाऊंगी? और वैसे भी तुम्हारे बाप ने दहेज में दिया ही क्या था? बस 3-4 लाख रुपए और एक कार। अरे लोग अपनी बेटियों को क्या क्या देते हैं, लेकिन तुम्हारी बाप ने तो जैसे कुछ दिया ही नहीं। लेकिन माँ जी, क्या 3-4 लाख रुपए काफी नहीं थे? और वैसे भी आपने तो कहा था कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए, और अब आप ही अपनी बात से मुकर रही हैं। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन क्या तुम्हारी बाप के पास इतनी भी समझ नहीं है कि आखिर बेटी को क्या क्या दिया जाता है? और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम आज शाम ही जाओ और अपने बाप से पैसे लेकर आओ, समझी कि नहीं? इसके बाद पूजा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और अपने पति के पास पहुँचती है। सुनो, तुम अपनी माँ को समझाओ ना कि वो मुझे पिताजी के पास से पैसे मांगने के लिए ना कहें, क्योंकि शादी में ही पिताजी ने इतना खर्च कर दिया है। अब अच्छा नहीं लगता कि मैं उनके पास पैसे मांगने जाऊं। इसमें अच्छा और बुरा जैसी क्या बात है? तुम अपने पिता की इकलौती बेटी हो, उनके बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। उसे चाहे अभी मांग लो या उनके मरने के बाद, इसमें अच्छा बुरा क्या है? लेकिन मैं इस तरह उनसे सीधे पैसे तो नहीं मांग सकती ना। नहीं मांग सकती तो माँ की गालियाँ और ताने सुनो। मुझसे शिकायत मत करो। मुझे शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें शाम को तुम्हारे पिता के घर ले जाऊंगा। तुम अपने आप ही चली जाना, समझी के नहीं? इतना कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम को पूजा अपने पिता के घर पहुँचती है। पूजा के पिता गांव के एक बड़े जमींदार थे। उनके पास काफी जमीन जायदाद और अपार संपत्ति थी। गांव में उनका सम्मान किया जाता था और वे संपन्न व्यक्तियों में गिने जाते थे। अरे बेटी पूजा, तुम अचानक यहाँ? सब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं पिताजी, बस आप लोगों से मिलने का मन कर रहा था, इसलिए चली आई। अच्छा, आओ फिर बैठ के बातें करते हैं। अरे पिताजी, माँ नहीं दिखाई पड़ रही हैं, कहीं गई हैं क्या? इस समय तुम्हारी माँ बाजार गई हैं, उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे लगता है पूजा, तुम्हें अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी चाहिए, जिससे तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सको। आखिर कब तक तुम अपने पति पर निर्भर रहोगी? हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन इतने दिनों से पढ़ाई छूट गई है कि अब पढ़ने में मन ही नहीं लगता। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, पढ़ाई कोई मजेदार खेल थोड़ी सी है कि अपने आप मन लगने लगे। उसमें खुद मन लगाना पड़ता है। इस तरह दोनों बाप बेटी के बीच काफी देर तक बातें होती रहती है। पूजा अपने पिता से पैसे नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन अपनी मजबूरी के कारण आखिरकार उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। किशोर की नौकरी लगते ही हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे बेटा, ये कौन सी बड़ी बात है? अलमारी में पैसे रखे हैं, तुम्हें जितनी जरूरत हो तुम ले लेना। वैसे भी जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। इसके बाद पूजा अलमारी से पैसे निकालती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुँचते ही जानकी देवी कहती है, अरे आ गई तुम? पैसे लाई हो क्या? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ माँ जी, पिताजी ने पूरी 1 लाख रुपए दिए हैं। बस 1 लाख रुपए ही निकले तुम्हारे बाप से?
अरे तुम्हारे पिता के पास इतना धन है कि चाहे तो 4-5 लाख रुपए आराम से दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है माँ जी, पिताजी को और भी बहुत से काम होते हैं। उनके पैसे सिर्फ मुझे देने के लिए थोड़ी ना है। हाँ हाँ, अब मुझसे ही जुबान लड़ाओ, मैं ही गलत हूँ और क्या। तुम सब तो दूध के धुले हो। अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। इसके बाद पूजा उन्हें पैसे दे देती है। 10 दिन बाद अरे पूजा, सुनो, चलो आज तुम्हारे पिताजी के घर चलते हैं। क्या सच में किशोर? आज तुम भी मेरे पिताजी के घर चलोगे? और नहीं तो क्या। अरे मैं उनका बेटे समान हूँ, महीने में 1-2 बार तो जा ही सकता हूँ। क्यों नहीं? तुम्हें देखकर वे बहुत खुश हो जाएंगे। वे हमेशा पूछते रहते हैं, किशोर क्यों नहीं आया, किशोर क्यों नहीं आया। इसके बाद शाम को पूजा और किशोर उसके पिताजी के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही किशोर पूजा से कहता है, पूजा, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी, तुम अलमारी से निकाल कर दे दो, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। लेकिन मैं अभी 10 दिन पहले ही तो 1 लाख रुपए लेकर गई थी। अब फिर से पैसे? मेरे पिताजी के पास भी हर समय इतने पैसे नहीं होते। ये सारी बातें पूजा के पिताजी सुन लेते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, दे दो ना पैसे दामाद जी को। उन्हें कोई जरूरी काम होगा तभी तो मांग रहे हैं, इसमें इतना हिचकिचाना कैसा। जाओ, अलमारी से पैसे ले लो और दामाद जी को दे दो। लेकिन पिताजी, अगर आप ऐसे ही पैसे देते रहेंगे तो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ और सीधे पैसे लेकर आओ। इसके बाद दोनों पैसे लेकर अपने घर लौट आते हैं। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं और पूजा की सास का गुस्सा और उसके प्रति व्यवहार दिन पर दिन और भी खराब होता जाता है। एक दिन पूजा के पिता उसके घर आते हैं। पिताजी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? आइए बैठकर बातें करते हैं। अरे नहीं बेटा, बैठने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे चाचा के घर जा रहा हूँ, वहाँ कुछ जरूरी काम है। आने में लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। अपना ख्याल रखना और जिस भी चीज की जरूरत हो बेझिझक घर से ले लेना। आखिर जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। जी पिताजी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद पूजा को अपनी सास और पति दोनों को सबक सिखाने का एक उपाय सूझता है। वह अपने पति से कहती है, सुनिए, पिताजी को कुछ पैसों की तुरंत जरूरत है। उन्होंने हर जगह कोशिश कर ली, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। तब जाकर हमारे पास आए हैं। ऐसे? कैसे पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, तुम अपने पिताजी को मना कर दो। वैसे भी हमारी हालत ठीक नहीं है, हम उनकी क्या मदद करेंगे? पर तुमने तो कहा था कि जब उन्हें जरूरत होगी तब उनके सारे पैसे लौटा दोगे। अब मना क्यों कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अभी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम हो कि पैसे देने की बात कर रही हो। तभी उन दोनों की बातें सुनकर पूजा की सास वहाँ आ जाती है और गुस्से में कहती है, अरे क्या ये पैसे पैसे की रट लगा रखी है? कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया है तेरे बाप ने। कल को इसकी नौकरी लगेगी तो तू ही तो राज करेगी, कोई और थोड़ी ना आएगा। और एक बात कान खोलकर सुन ले लड़की, किशोर तेरे बाप को 1 रुपया भी नहीं देगा, जो करना है कर ले। इसके बाद जानकी देवी गुस्से में वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, जिसके कारण उनकी कमर की हड्डी में काफी गहरी चोट लग जाती है। आप इस बात का ध्यान रखिए मिस्टर किशोर, इनकी कमर की हड्डी में गहरी चोट आई है। इन्हें कम से कम 1-2 महीने तक पूरी तरह बिस्तर पर आराम करना होगा। तो क्या डॉक्टर साहब, इससे इनकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी? हाँ, हड्डियां समय के साथ अपने आप जुड़ जाती हैं। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप उन्हें समय पर दिलवा दीजिए। और ध्यान रहे, इनसे कोई भी काम बिल्कुल मत करवाइए। इसके बाद किशोर अपनी पत्नी से माँ के इलाज के लिए पैसे मांगता है। पूजा, माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे हो तो दे दो, मैं जल्द ही वापस कर दूंगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अपनी माँ का इलाज अपने पैसों से करवाओ। और वैसे भी मेरे माता पिता शहर से बाहर गए हुए हैं। ये सुनकर किशोर बहुत दुखी हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है।
अगर मैंने शुरू से मेहनत करके पैसे कमाए होते तो आज मैं माँ का अच्छे से इलाज करवा पाता। मुझे बार बार पूजा को पैसों के लिए मजबूर भी नहीं करना पड़ता। बस बहुत हुआ, अब मैं नौकरी ढूंढकर ही वापस घर लौटूंगा। इसके बाद वो नौकरी की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ पूजा की सास को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह पूजा से माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए। मैंने तो सिर्फ किशोर को सबक सिखाने के लिए उसे पैसे देने से मना कर दिया था। आप देखिएगा, कल ही पिताजी वापस आ जाएंगे और हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे। इसके बाद शाम को किशोर घर वापस आता है और खुशी खुशी कहता है, पूजा, मुझे एक फर्म में मैनेजर की नौकरी मिल गई है। अब मैं माँ का अच्छे से इलाज करवा पाऊंगा और तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज भी चुका दूंगा। और मेरी पिछली गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद पूजा उसे माफ कर देती है। जानकी देवी भी अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।